हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में सेकेंड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले पहला लेक्चर जो हमने अपलोड किया है उसमें डिटेल में इंट्रोडक्शन किया हमने करंट का, कि करंट होता क्या है, करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट वगैरह वगैरह, जो तुमको उसमें से 80% ऑफ द चीज़ें पहले से पता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम दिया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है मैं फिर से रिवाइज करा दूं, क्योंकि आज के लेक्चर में उसका काम आने वाला है। जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टिंग वायर है, ऑफ कोर्स यहाँ से मैंने बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये मैंने ऐसे बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है क्या, ज़रा देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बात किया था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। बट जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका रास्ता सीधा सीधा है। क्यों नहीं सीधा सीधा है? क्योंकि इस कंडक्टिंग वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो एटम्स भी हैं, यानी आयोन्स भी हैं, पॉजिटिव आयोन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मालूम है? वो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आयोन्स से कोलाइड होते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली कोलाइड होता रहता है अलग अलग आयोन से। और तुम ज़रा ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट यहाँ किया और पहुँच गया यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन के जो मोशन का स्पीड है, जो कोलिजन के टाइम पे मोशन कर रहा है, ये सब जो मोशन है उसका स्पीड हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो स्पीड बार बार चेंज हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन मूव किया, धड़ाम कोलाइड हुआ, मूव किया, धड़ाम कोलाइड हुआ, ऐसे कोलाइड होके मूव कर रहा है। तो उस स्पीड के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हो सकता है किसी कोलिजन में वो एनर्जी लूज कर दे, हो सकता है किसी कोलिजन में वो एनर्जी गेन कर ले, कहीं उसकी स्पीड कम हो जाए, कहीं उसकी स्पीड बढ़ जाए। हमको उस स्पीड से लेना देना नहीं है, हमको ऐसी स्पीड से लेना देना है जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन ओवरऑल आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा कि नहीं? यहाँ से स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन सीधे इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है रैंडम डायरेक्शन में। बट वो रैंडम डायरेक्शन का रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जा रहा है। ये इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम अप्लाई करते हैं। मतलब यहाँ देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो हमने यहाँ ये इस बारे में देखा भी था कि जो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है वो होता है E/m, जहाँ पे ध्यान से देखो E/E हो जाएगा फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, राइट। ये एक्सेलरेशन है। तो अगर इतना एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पे लगा रही है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम, v प्लस यू, v इज इक्वल टू यू प्लस at, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो u तो 0 है, यानी a कितना है? a है E/E/m, और ये जो t है टाइम, इसको हमने नाम दिया था रिलैक्सेशन टाइम, जो कि एवरेज होता है। ये फर्स्ट लेक्चर ज़रा डिटेल में देख के आना। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया था, टाउ इज़ आवर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मैं ये सब क्यों दोबारा बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार सुनोगे तभी तुमको याद रहेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि तुमने बचपन से बाय हार्ट करके रखा है, नहीं, ये सब नई चीज़ें हैं, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख लो। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या है? इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मैंने एक मीनिंग भी बताया था, ये वो टाइम है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, कोलाइड नहीं हो रहा है। तो दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो ये अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, E/m, जहाँ पे स्मॉल e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे टर्म्स याद रखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कैपिटल E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये चैप्टर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने के बाद पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा पता होगा। और टाउ क्या है?
टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। एंड लास्टली m तुमको मालूम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे टर्म्स तुमको पता होने चाहिए। अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का अगर हमको फॉर्मूला लिखना हो तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ ये हो जाएगा एवरेज फ्री पाथ, जिसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड। तुमको मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ मैंने बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स कर रहा है, यहाँ जाके कोलाइड हो गया, 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 ऐसे ये जितने भी कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन कर रहा है उन कोलिजन्स के बीच में ज़रा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्रीली मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्रीली मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्रीली। तो ये जो दो कोलिजन्स के बीच में जो फ्री रास्ता है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी को हम बोलते हैं फ्री पाथ। और इन सब का एवरेज लिया तो मीन फ्री पाथ या एवरेज फ्री पाथ। तो एवरेज फ्री पाथ अपॉन एवरेज स्पीड इज ड्रिफ्ट स्पीड। मैंने तुमको ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन भी दिया था। ड्रिफ्ट स्पीड वो एवरेज स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन वायर में मूव करता है या कंडक्टर में मूव करता है, ठीक है। चलो ये हो गया, नोट डाउन कर लिया है। नोट डाउन क्या करोगे, ये सब पिछले लेक्चर का है तो तुम्हारे पास होना चाहिए ऑलरेडी। आज हम इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ड्रिफ्ट स्पीड से हम और क्या क्या समझ सकते हैं। ज़रा देखना ध्यान से, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ मैं, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। ध्यान से देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी मतलब कितना मोशन है कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स का, कितना चार्ज कैरियर्स मूव कर पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जब तुमको डिफाइन करना होता है ना, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर म्यू। सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब तुमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उसके रिजल्ट में कितना वेलोसिटी आया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा इनपुट हो गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुम्हारा आउटपुट है। याद है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तुम। देखो ना, ऐसे एक कॉपर वायर ले लो जो किसी कंडक्टर से जो किसी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या उसमें करंट है? नहीं, उसमें करंट नहीं है, पर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं? नहीं, रुके हुए नहीं है, मूव कर रहे हैं, बट उनका जो मोशन है वो रैंडम है और रैंडम मोशन कंप्लीटली कैंसल आउट कर दे रहा है, जीरो हो जा रहा है करंट। बट वहीं पे अगर तुम एक बैटरी लगा दो तो ये बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक रिजल्टेंट एवरेज स्पीड मिल जाता है इलेक्ट्रॉन्स को, जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करता है। ऐसे समझा? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं विद द स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट वैल्यू, या ड्रिफ्ट स्पीड से जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये एवरेज मैंने तुमको बताया था। ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, इट इज़ अराउंड 10⁻⁻² टू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये इसका रेंज होता है। अगर तुम लोअर से हायर जाना चाहते हो तो 10⁻³ टू 10⁻²। इतना इसका रेंज होता है ड्रिफ्ट स्पीड का। यानी इलेक्ट्रॉन बहुत स्लो चलता है, फास्ट नहीं चलता है, बहुत स्लो चलता है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो 1 सेकेंड में या तो 1 सेंटीमीटर मूव करेगा या तो 1 मिलीमीटर मूव करेगा। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सच में स्लो चल रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन सच में स्लो नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो अराउंड 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, बट प्रॉब्लम यह है कि उसका स्पीड रैंडम डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल इधर जाने वाला जो स्पीड है वो ये है, इतना कम। तो फ़र्क समझ के रखना ड्रिफ्ट स्पीड और एक्चुअल स्पीड में। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल स्पीड कुछ और है, ड्रिफ्ट स्पीड कुछ और है। ड्रिफ्ट मतलब जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहा है। ड्रिफ्ट मतलब समझता है ना, स्लाइड होना। इसको ऐसे समझ लो कि एक सीधा रास्ता था जिस पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा था। अब इस रास्ते को तुमने ऐसे टिल्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते करते इधर भी जाएगा धीरे धीरे, समझा? तो ये ड्रिफ्टिंग है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? तुमने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। खैर जाने दो, उसमें परेशान नहीं होते। तो अगर मैं मोबिलिटी का फॉर्मूला निकालूं तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था E टाउ बाई
m, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करो तो देखो क्या आएगा, e टाउ बाई m अपॉन e। ये e से e कट गया, मोबिलिटी का वैल्यू देखो क्या आता है, e टाउ अपॉन, आई थिंक इतना ही, e टाउ अपॉन m, राइट। ये मोबिलिटी का वैल्यू आ गया है, ज़रा ध्यान से देखो। अब अगर मैं मोबिलिटी का बात करूं तो मोबिलिटी डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है, यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ रहा है 3 ही टर्म्स हैं इसमें। 3 टर्म में से कौन कौन से टर्म्स हैं, एक तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक है रिलैक्सेशन टाइम। तुम सोचो ना, ये दोनों तो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं, E और M। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 फिक्स है। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 इंटू 10⁻31 कॉन्स्टेंट है। मैं फिर से लिख देता हूँ, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन M, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। देखो ये फॉर्मूला हमको मोबिलिटी के बारे में बता रहा है। अगर मैं इसको ज़रा ध्यान से देखूं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। देखो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि म्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ होगा, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये टाउ किस पे डिपेंडेंट है, अगर मैं टाउ का बात करूं, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, टाउ किस पे डिपेंडेंट है। ज़रा तुम सोचो, अगर मैं वायर का टेम्परेचर बढ़ा दूं, जो कंडक्टर है मेरा उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, ज़रा तुम समझ सकते हो टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर जब तुम बढ़ाते हो किसी भी चीज़ का तो उसका मोशन बढ़ जाता है, पता है कि नहीं। ये मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बताया था। कोई कंडक्टर है, सॉरी कोई सॉलिड स्टेट सब्सटेंस है, जब तुम उसको हीट करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। तो वैसे ही जब मैं किसी कंडक्टर को हीट करूँगा तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे और ज़्यादा कोलाइड होंगे, तुम सोचो कि कोई शांति से बैठा था, तुमने उसको अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया तो उसका मोशन और ज़्यादा रैंडम हो जाएगा, तो और ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। तो जितने ज़्यादा कोलिजन्स, रिलैक्सेशन टाइम उतना कम। अरे रिलैक्सेशन टाइम क्या है, 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो उनके बीच का टाइम कम हो गया। समझ में आई बात। तो ये जो टाउ है, टाउ डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। समझ में आया। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम मतलब सिंपल वर्ड ही समझ लो, इलेक्ट्रॉन के पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड कर रहा है। ठीक है, सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। तुम सोचो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम पे म्यू डिपेंडेंट है, तो म्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर म्यू ऑल्सो डिक्रीजेस। ये बातें याद रखना। मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। तुम बोलोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने पे तो और ज़्यादा मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। मूव कर रहा है बट रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट रैंडम डायरेक्शन में। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला। देखो ना, मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो मोबिलिटी एक्चुअल में कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन और ज़्यादा रैंडम हो रहा है। जितना कम रैंडम रहेगा उतना एक डायरेक्शन में दिखाई पड़ेगा, जितना ज़्यादा रैंडम होगा उतना एक डायरेक्शन में नहीं दिखाई पड़ेगा। अरे तुम सोचो कोई इंसान है जो 10 चीज़ें एक साथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है तुमको, तो तुमको उसका कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये बंदा ये एक चीज़ कर रहा है। पर कोई इंसान है 2 चीज़ें कर रहा है, जैसे मैं बोलूँ तुमको, सपोज जैसे तुमको पढ़ाई करना है, तुम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम 2 सोर्सेज से पढ़ाई कर रहे हो, तो एक तुमको दिखाई पड़ेगा तुम्हारा प्रोग्रेस कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, या जो तुमको देखेगा वो भी बोलेगा हाँ चलो 12th के बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहा है। लेकिन कोई पर्सन है जो 10 यूट्यूब चैनल्स खोल के बैठा है, 10 टीचर्स से पढ़ रहा है, 10 फिजिकल ट्यूशन्स लगा के बैठा है, तो जो उसको बाहर से देखेगा वो समझ भी नहीं पाएगा कि एक्चुअल में कर क्या रहा है ये इंसान। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जब बहुत सारे कोलिजन्स करता है तो कोई एक डायरेक्शन का मोशन नहीं दिखाई पड़ेगा। जब कम कोलिजन्स करेगा तब किसी एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो मोबिलिटी वही विजुअलाइजेशन है कि कितना मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन।
वैसे ही हमने बात किया था लास्ट टाइम, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं ना, चार्ज कैरियर्स। तो अगर मैं होल्स का मोबिलिटी निकालूं तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करोगे तो उसके लिए तुमको मोबिलिटी का फॉर्मूला आएगा, मैं ई लिख देता हूँ, वो हो जाएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम्स रिलैक्सेशन टाइम अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर मैं मोबिलिटी ऑफ होल्स निकालूं तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन होल्स टाइम्स ताउ अपॉन मास ऑफ होल्स। अब इसमें से देखो किसका मोबिलिटी ज़्यादा है, अगर तुमको पूछे होल्स का मोबिलिटी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा है, क्लियरली इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा है, क्लियरली इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि होल्स का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है। होल्स तुम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ोगे कि होल्स होते क्या हैं, फिलहाल के लिए तुम ये चीज़ समझ के रखो कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है, ये याद रखना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। और एक बात याद रखना, ये मोबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है, मोबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ये याद रखना, ठीक है। चलो ये सब नोट डाउन करो मोबिलिटी के बारे में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर मोबिलिटी का यूनिट निकालोगे तुम तो क्या आएगा बताओ, ये है मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। तो ज़रा निकालो मीटर पर सेकेंड और वोल्ट पर मीटर में, मैं यहाँ से इसका एसआई यूनिट निकालूँ तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बोलो, मैं यही निकाल देता हूँ। एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, है ना, बोलो। ये मीटर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हाँ मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ये मोबिलिटी का एसआई यूनिट हो गया। तो ये भी नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लो, और ये सब कुछ नोट डाउन कर लो, क्योंकि सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लिया था। मोबिलिटी पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे तुमको यहाँ दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थ्रू a conductor is 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हमको दिया है, if the drift velocity of electrons is 3 into 10 raised to minus 4 meter per second, then calculate electron mobility, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तुमको पूछा है, कैसे सॉल्व करोगे, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में फॉर्मूला था ना मोबिलिटी का, हमको मालूम है, सिंस मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 3 इंटू 10 पावर -4 मीटर पर सेकेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 वोल्ट पर मीटर, बोलो हाँ या ना। कैसे सॉल्व करोगे, ये 60 है, ये 3 है, तो डिवाइड करो, या फिर मैं डायरेक्टली कट करता हूँ, ये 0 तो 10 पावर में डाल दो, 6 से कट करोगे तो 6 5 ज़ा 30, यानी 0.5 आ जाएगा यहाँ। तो ये है 0.5 इंटू 10 पावर -4, और ये 0 ऊपर आएगा तो 10 पावर -1, यानी इसको अगर मैं 5 लिखूँ तो एक और 10 पावर माइनस, यानी 10 पावर -6। यूनिट क्या निकाला था, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। ये मोबिलिटी का वैल्यू आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, तुमको आइडिया लग गया कि मोबिलिटी पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो मोबिलिटी पे तुमको 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस तुमको दिख जाएंगे, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये याद रखना मोबिलिटी के बारे में जो भी हमने पढ़ा है। अब एक और चीज़ करना है अपने को आज के लेक्चर में, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। एक बहुत फेमस इक्वेशन होता है, I इज इक्वल्स टू वी ना, यानी VDENA, ये इक्वेशन हमको डिराइव करना है। तो देखो कैसे डिराइव कर पाते हैं इसको, ये नोट डाउन कर लिया है। चलो पॉज करके नोट डाउन कर लो, कोई वो नहीं है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है। हम डिराइव कर लेते हैं करंट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जो कि ये है, हमको डिराइव करना है। चलो देखो कैसे डिराइव कर पाएंगे। कंसिडर कर लेते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और कुछ करंट इसमें है, ठीक है। तुमको मैंने करंट के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताया था कि करंट का इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कौन सा है, कन्वेंशनल डायरेक्शन कौन सा, वगैरह वगैरह, यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट, ये दोनों के बारे में हमने बात की है। सपोज कर लेते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेट्स जस्ट से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मैं मूविंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। कंसिडर कर लो ये जो ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे एरिया ए दिख रहा है ना, तो ये एरिया ए है। अब इसके टर्म्स में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ज़रा ध्यान देना। अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है तो मैं कंसिडर करूं इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फॉर अ टाइम इंटरवल या टाइम फॉर अ टाइम स्मॉल टी विथ ड्रिफ्ट स्पीड। इलेक्ट्रॉन कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो टाइम टी के लिए ड्रिफ्ट स्पीड वी डी से अगर मूव करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। So therefore distance covered by the electron, ये किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा वी डी इंटू टी। अरे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यस और नो। 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो, 1 घंटा चलो तो कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 50 किलोमीटर, स्पीड इंटू टाइम। ओके, सो ये हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अगर या if there are n electrons per unit volume, यानी यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं। n मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था, n होता है नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ मैं लिख देता हूँ n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं सारी चीज़ें ही लिख देता हूँ, बी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये याद रखना, ये चारों टर्म्स है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है तो ये जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने कवर किया है वी डी टी, इसमें इलेक्ट्रॉन ने कुछ वॉल्यूम भी कवर किया होगा। सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और ये लेवल से चला और ये लेवल पे आ गया, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो इलेक्ट्रॉन ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। और इस पार्ट का अगर मैं वॉल्यूम निकालूँ तो कितना वॉल्यूम आएगा बोलो, एरिया इंटू डिस्टेंस ना, अरे एरिया तो यही है ना इस पार्ट का, तो एरिया इंटू डिस्टेंस। सो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अच्छा मैं लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल चार्ज। देखो यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है। सो देयरफॉर टोटल चार्ज मूविंग इन टाइम t, ये किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, इन टाइम t टोटल कितना चार्ज मूव करेगा। हमको मालूम है यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितना वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम हुआ है a इंटू वी डी टी। सो देयरफॉर टोटल चार्ज विल बी n e v। यस, यूनिट वॉल्यूम में n इंटू ई होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू। देखो n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है n टाइम्स ई, बोलो हाँ या ना, चार्ज होता है n टाइम्स ई। ये कब होगा, ये यूनिट वॉल्यूम का चार्ज होगा, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना हो जाएगा, इतने वॉल्यूम का चार्ज हो जाएगा Na इंटू वी। सब्स्टिट्यूट करेंगे n e v, अगर मैं निकालूं तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा a v d t, एरिया इंटू लेंथ ना, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, हमको चार्ज मिल गया है। सो देयरफॉर
करंट इन टाइम t। करंट क्या होगा बोलो? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट होता है q बाई t, यानी ये सब NeAVdt अपॉन t, यानी I किसके इक्वल आया? देखो VDENA, I इज इक्वल्स टू V ना। ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। कुछ ज़्यादा नहीं था, बस छोटी सी बात है, समझ लो। क्या बात है? देखो, हमको मालूम है कि ओवरऑल कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है। वॉल्यूम कवर हो रहा है एरिया इंटू दिस लेंथ, राइट। और हमको मालूम है यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n। तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू ई। हमको v वॉल्यूम में चार्ज निकालना है, क्योंकि v वॉल्यूम में टोटल चार्ज मूव कर रहा है ना। इतने वॉल्यूम में जितना चार्ज मूव किया होगा उसके वजह से करंट हम निकाल रहे हैं। तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? वो हो जाएगा n इंटू वी। अरे इसको ऐसे समझ लो कि एक मार्कर का पेन 30 रुपीज़ है, एक मार्कर का प्राइस 30 रुपीज़ है, तो ऐसे 10 मार्कर्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 10 मार्कर्स का प्राइस हो जाएगा 30 इंटू 10, हाँ 10 इंटू 30, जैसे भी 10 इंटू 30 या 30 इंटू 10। एक का प्राइस 30, तो 10 का प्राइस कितना? 30 इंटू 10। तो वैसे ही एक यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है? n इंटू ई। तो वी वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू वी। समझा? तो ऐसे हम चार्ज निकाल लेते हैं, और चार्ज एक बार मिला तो चार्ज अपॉन टाइम करके हम करंट निकाल लेते हैं। तो क्लियरली दिखाई पड़ा। देखो करंट किस किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? करंट डिपेंडेंट है ड्रिफ्ट स्पीड पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल कांस्टेंट है, n कांस्टेंट होता है, एरिया पे डिपेंडेंट है। यानी एरिया जितना बढ़ेगा करंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जितना मोटा वायर लोगे उतना ज़्यादा करंट कंडक्शन होगा, और ड्रिफ्ट स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट कंडक्शन होगा। तो ये एक एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना था, जो हमने डिराइव कर लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको थोड़ा तुम लोग अच्छे से समझना, ये एक्सप्रेशन को। I इज इक्वल्स टू VDENA। इसमें E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, मैंने लिखा हुआ है, A एरिया है, ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं। बस उसको इस फॉर्मेट में ही याद रखना, करंट इज इक्वल्स टू V ना। ऐसे तुमको डिराइव करने को ईजी पड़ेगा। तुमको ये याद रहेगा तो तुमको पता रहेगा क्या क्या तुमको टर्म्स लाने हैं, ठीक है। सो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके बताओ। सब कुछ समझ में आया तो भी मुझे कमेंट करके बताओ। ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, और इसका नोट्स भी बनाते चलो। मैं भी नोट्स अपलोड करूँगा तो वो भी देख सकते हो, और ख़ुद का भी नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।